नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर स्किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टेलीकॉम डे मनाया जाता है। दरअसल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1865 को अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ की स्थापना हुई थी। ये तो बात हुई है वर्ल्ड टेलीकॉम डे की। अब जानते हैं कैसे होगा फर्जी नंबर पर सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, क्या आपका मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है और आप परेशान हैं कि कहीं आपके फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि आपके खोए हुए मोबाइल को ढूंढेगा संचार सारथी। वर्ल्ड टेलीकॉम डे से ठीक एक दिन पहले टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया। टेलीकॉम मंत्रालय के एआई टूल की मदद से फर्जी मोबाइल नंबर की जांच की गई, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। तो आज हम जानेंगे कि संचार सारथी की मदद से मोबाइल कनेक्शन में हो रहे फर्जीवाड़े पर आखिर कैसे लगाम लगेगी। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से इन्होंने लॉन्चिंग के मौके पर क्या कुछ कहा और किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा इस पोर्टल के जरिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेफ कस्टमर यूजर्स की सेफ्टी, कस्टमर्स की सेफ्टी, टेलीकॉम यूजर्स का किसी तरीके से कोई फ्रॉड से पाला पड़ता है उसको कंट्रोल करना, तो सेफ्टी ऑफ यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 3 रिफॉर्म्स आप सबके सामने रखे जा रहे हैं। तीनों के तीनों रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यूजर सेफ्टी आपके सामने जब हमने टेलीकॉम बिल पेश किया था उसका फर्स्ट ड्राफ्ट, तब भी आपको हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है, यूजर सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, तो किस तरह से इस पोर्टल की सहायता से हमें ये पता चल पाएगा कि फर्जीवाड़े की कॉल्स कहाँ से आती है और किस तरह से इस पर रोकथाम भी लग सकेगी। हमारे साथ इस पर खास बात करने के लिए डॉक्टर सत्या एन गुप्ता, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई, जुड़ गए हैं। बिजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट, अंकुर जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर मीडिया टेक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर गुप्ता, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। आप इस पोर्टल को कैसे देखते हैं और कितना कारगर साबित होगा ये अपने इरादे में? थैंक यू कविता जी। सबसे पहले तो मैं भी सभी लिसनर्स को बधाई देना चाहता हूँ वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और मैं एक्चुअली, मेरा खुद भी ये तीसरा फंक्शन है एक्चुअली आपके माध्यम से। और जो ये जैसे आपने बताया और जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बोल रहे थे, जो एक रजिस्ट्री बनी है, एक पोर्टल भी बना है, एक रजिस्ट्री भी बनी है, CIER, जो सेंट्रल जो आपकी रजिस्ट्री है, इसका जो IMEI नंबर बेसिकली को रजिस्टर करती है, और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री। तो ये चीज वैसे पहले भी बातचीत तो हुई है, ट्रायल्स भी हुई हैं। तो इस रजिस्ट्री के माध्यम से अगर जैसे किसी का फोन गुम हो जाए, चोरी हो जाए या हैक भी हो जाए, तो वो भी इसमें अपनी कंप्लेंट लिखा सकता है। और उस कंप्लेंट के साथ ऑफ कोर्स एक और काम करना पड़ता है, एक FIR भी देनी पड़ती है। मतलब वो थोड़ा इसका थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, बट उसके बाद फिर उस रजिस्ट्री से सारे ऑपरेटर, जैसे आज की डेट में मान लो 4 ऑपरेटर, उन पे वो मैसेज चला जाता है फॉर ब्लॉकिंग इट। तो वो किसी भी ऑपरेटर के पास उसका नंबर हो सकता है, फोन का जो सिम कार्ड किसी का भी हो सकता है, तो वो ब्लॉक भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज की जा रही है, तो उसके थ्रू ये भी पता लग जाएगा भाई आपके नाम से, जैसे आपका एक कोई फोन गुम हुआ है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नाउ यू आर रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्री एंड यू आर रेजिंग ए कंप्लेंट आल्सो। फिर और भी चीजें फिर उसके साथ एकदम की जाती है, भाई आपके नंबर से कोई और मल्टीपल सिम तो नहीं लिए गए, या आपके KYC कोई फजिंग करके कोई दूसरा तो नहीं, आप और नंबर तो नहीं ले लिए गए। वो सारी चीज फिर हो जाती है। मतलब आपका फोन तो मतलब अभी मिलना, मतलब वो तो अभी गुम हुआ है, एटलीस्ट ब्लॉक तो हो गया वो फोन। अब वो मिलने के लिए वो FI वाला प्रोसेस है, वो जो पुलिस को जाता है फिर वो,
तो पुलिस वाले उसको ढूंढने की ट्राई करते हैं ऑपरेटरों की हेल्प से, बट एटलीस्ट ब्लॉक तो वो हो ही जाएगा ताकि किसी के काम नहीं आएगा, या आपके नंबर से कॉल नहीं होंगी, मतलब किसी को, जैसे वो आइडेंटिटी थेफ्ट भी जिसे बोलते हैं। तो ये काफी एक अच्छी चीज हुई है जिसकी ट्रायल चल रही थी, कुछ स्टेट्स में चला भी है, और जैसे मिनिस्टर साहब ने बोला अब ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज से इसमें जो आइडेंटिटी थेफ्ट हैं, जो और भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, जो हम अलग से भी उसकी बात करते हैं, स्पैम कॉल्स की, उस डायरेक्शन में भी इस का फायदा होगा। इसीलिए इसका नाम संचार सारथी रखा गया है। और ये सारा सॉल्यूशन मेक इन इंडिया है, अपनी ही संस्था है सीडॉट, उसी ने बनाया है, अपने ही इंजीनियर्स ने बनाया है। और ये ओनली प्रॉब्लम इज IMEI का अभी क्या है कि हमारे यहाँ कोई संस्था नहीं है जो IMEI नंबर इशू करता है, क्योंकि जब आप फोन इंडिया में बनाते हो तो उस टाइम ये IMEI नंबर लेना पड़ता है। ये नहीं, अनफॉर्चुनेटली आज बिल्कुल की सही डेट कह रहे में हैं आप, और इसी पे रोक लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अनुज, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक तो हम सराहना करते हैं इस तरह के कदम की, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी सक्सेसफुल होने वाली है। कुछ स्टेट्स में अगर इसका पायलट चल भी रहा है तो अब तक उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टेप वाइज अगर आप हमें लेकर जाएं कि इस तरह के पोर्टल को लॉन्च करने के बाद जो मकसद है वो किस तरह से पूरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी पोर्टल लॉन्च हो रहा है, लोगों में इसको लेकर अगर जानकारी है तब भी ये विश्वास होगा कि वो जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और तमाम तरह के कदमों को फॉलो करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बताएं हमें कि किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, और जो पायलट प्रोजेक्ट्स अभी तक हुए हैं वो कितने सफल रहे हैं। कविता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरकारी पोर्टल है तो उसकी तारीफ तो करना चाहिए कि सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है, और ये सरकार समय समय पर डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रयास करती चली आ रही है। लेकिन आज ये भी एक सच्चाई है कि फर्जी मोबाइल नंबर्स को यूज करके या फर्जी डॉक्यूमेंट्स को यूज करके मोबाइल नंबर लेने के बाद बहुत बड़ी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, और उससे जनता बहुत परेशान है। उसमें दो तीन तरह की समस्याएं जो लोगों को विशेष रूप से आ रही हैं। एक तो ये कि जिसकी आईडी का यूज करके क्राइम किया जाता है, पुलिस जांच में उसको बुलाती है, जबकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसके नाम से कोई फोन नंबर चल रहा है जिसका कि क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो IMEI नंबर की बात हो रही है, तो अक्सर जो क्रिमिनल्स हैं वो उन IMEI नंबर्स को बदल देते हैं, इसलिए पुलिस को सफलता बहुत कम मिल रही है। और तीसरी चीज ये है कि आजकल मोबाइल को गुम होने के बाद क्रिमिनल्स मोबाइल को बेचते खरीदते नहीं है, उनके पार्ट्स को खरीदते बेचते हैं। तो इस पूरे प्रयास का मैं सराहना करता हूं, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये समय से बहुत पीछे है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये जनता की समस्याएं बढ़े, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि वाहन में भी है, कि जनता का डेटा यानी जो प्राइवेट डेटा है, निजी जानकारी है, वो क्रिमिनल्स के और अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स के हाथ में लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप किसी का भी नंबर या किसी की भी IMEI लीजिए और उसकी डिटेल यहां से निकाल लीजिए, और फिर उसका मिसयूज हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है या क्या प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो तो कुछ ना कुछ नई चीजों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कंज्यूमर हैं, जो जेन्युइन कंज्यूमर्स हैं, उनका हित कैसे सरकार साधेगी, उनको किस प्रकार से इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, इस पर अगर सरकार कुछ बताए, समय रहते कार्रवाई करे। ऐसा नहीं कि जो जनता परेशान हो जा रही है, डेटा पूरी तरह से क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंच जा रहा है, जैसे कि आजकल UIDAI के भी डुप्लीकेट डेटा बन रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार कुछ कदम उठाए, वो बहुत जरूरी है। ऑलराइट, बेजवान जी, आपको क्या लगता है शिकायतों का निपटारा हो पाएगा इस तरह के कदम से? देखिए कविता जी, एक तो प्रयास है, प्रयास तो हो ही चाहिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिवली हम लोग को मूव करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिलेंगे कंज्यूमर को। लेकिन हम एक विश्वास जो रखते हैं, जैसे आपके प्रोग्राम में आने के पहले हम आप हेल्पलाइन नंबर कॉल किए, जो नंबर हमको मिला, 1800117800, जो प्रधानमंत्री का हेल्पलाइन नंबर है। अब यदि हम मतलब एक चिंतित हैं, आई एम वरीड, हमारे ऊपर एक
पीड़ा आ गया कि हमारा मोबाइल खो गया है, तो हमको जब कोई भी नंबर ऐसा मिलता है, हम जब नंबर उसको कॉल करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमसे बात करना अनिवार्य होनी चाहिए। जी, हेल्पलाइन में यदि ह्यूमन टच नहीं है तो वो हेल्पलाइन नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हेल्पलाइन 24/7 होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 8:30 से लेकर 9 से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं या 8 बजे तक काम करते हैं, ऐसा नहीं। और जब भी हम हेल्पलाइन में जाएं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारा नंबर को जरूर रेस्पॉन्ड करें। वो यदि रेस्पॉन्ड नहीं करता है और मशीन के द्वारा बातचीत होने का कोशिश होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास आता है, तो आई गेट वेरी डिजेक्टेड बिकॉज आई एम इन ट्रबल, आई नीड हेल्प। हमको मदद चाहिए, हमको पोर्टल, उस ढंग का पोर्टल चाहिए जहां पर हम एक इंडियन जो मतलब यूज कर रहे हैं मोबाइल। आज 100 करीब 14 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है हमारे देश में। आप सोचिए कि क्या इंडस्ट्री ग्रो किया है। जब इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए कंज्यूमर डिलाइट लाने के लिए, और इस ढंग का पोर्टल इज अ गुड स्टेप, बट इट इज गोइंग टू सर्व बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनके पास उतना साधन या समझ नहीं है कि वो पोर्टल को कैसे मैनेज करेगा। यदि हम कोई नंबर दे भी रहे हैं वेबसाइट में तो उस नंबर को फंक्शनल करना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके पास आएंगे, हम आपको बताएंगे, आप रिकॉर्ड कर दीजिए अपना जो तकलीफ है और हम फिर आपके पास वापस आएंगे। अरे हम अभी ट्रबल में हैं, हमको अभी समाधान चाहिए। आप हमारा नंबर तुरंत ब्लॉक कीजिए। कैसे आप हमको कहेंगे कि आपका नंबर ब्लॉक हो गया, जो फोन चोरी हो गया? कौन बताएगा हमको? कौन वो आश्वासन देगा हमको? हमको इस ढंग का टेंजिबल बेनिफिट्स कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए जो वर्ल्ड भर में होता है। यू सी, हम इसलिए बार बार इस चीज को कहते हैं कि हम लोग अपना साधन तो यूज कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा तो यूज कर रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर को यदि उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो क्यों आप यूज कर रहे हो? उस पैसे को उस ढंग से यूज करो कि जहां पर हम सीमित रूप से जितना कर सकते हैं हम उतना तो एटलीस्ट करें ना, कि हम 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करें जहां यंगस्टर्स को ट्रेन करके, आज हमारे देश में टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जिसको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, बेजॉन जी, इम्प्लीमेंटेशन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कदम तो सराहनीय है, लेकिन अंकुश, सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं। लोग आए दिन इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स और जिस तरह से फर्जीवाड़ा होता है उसके शिकार बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस कदम के साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को एक बार स्ट्रीमलाइन भी किया जाए, क्योंकि ये अगर मैं पूरे फाइनेंशियल फ्रॉड के दायरे को समझना चाहूँ तो ये एक हिस्सा है इसका। कहीं ना कहीं पहल अच्छी है, कदम आगे अगर बढ़ते हैं और सही तरह से बढ़ते हैं तो शायद इम्पैक्टफुल भी हो, लेकिन इसको और स्ट्रीमलाइन करने की क्या ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जो जांच में पाया गया है कि एक शख्स के नाम पर 5,000 से ज़्यादा सिम रहे हैं और ये सब चीज़ें जो है वो पता लगी हैं, उसके बाद एक्शन क्या होगा, क्या किया जाएगा इसको लेकर? क्या लगता है कि अभी इस पर क्लैरिटी आना बाकी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एवरीवन ऑन वर्ल्ड टेलीकॉम डे। एंड जो ये स्टेप है, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, बिकॉज पिछले 5 साल हैज बीन रेवोल्यूशनरी फॉर इंडिया। जैसे हम कह रहे हैं कि मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है, स्मार्टफोन्स का, और उसकी वजह से हम ये आज की ये जो पोर्टल की बात कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये पोर्टल जो है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड स्टार्ट। इसमें टाइम लगेगा, इसको अडॉप्ट होने में, इसको स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगेगा, बट इसमें हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बिकॉज इफ यू सी अराउंड इन इंडिया, हम देखते हैं कि जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो इतना ज्यादा हो गया है, एंड दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। वी हैव ऑफ कोर्स लॉन्ग वे टू गो, एंड ये इस तरह के इश्यूज जैसे हैं जो गलत कॉल्स आती हैं वगैरह, वो हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और ये पोर्टल एक अच्छा स्टेप है उसके लिए। पर डेफिनेटली इट इज समथिंग, इट इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू इन द सेंस दैट जैसे जैसे हमारी कंपनी मीडियाटेक है, हम चिपसेट कंपनी है, और हम लोग सारे फीचर्स देते हैं उस चिपसेट में जिससे हम लोग इस तरह के फीचर्स को आगे बढ़ा पाए। और डेफिनेटली एंड यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्रोल कर पाए अपना जो भी कॉलिंग हो रही है, जो भी स्पैम कॉलिंग हो रही है, एक्सेट्रा। एंड उसके लिए पोर्टल अच्छा स्टेप है, पर इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इसमें कोई शक नहीं है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से आप सभी एक सुर में यही बात बता रहे हैं कि इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, जो सवाल मैंने अंकुर से पूछा था वही आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप एआई एंगल को भी हमें विस्तार से समझाएंगे कि कितनी ज़रूरत है इस तरह की टेक्नोलॉजी की और इसके आने से हमें कितना फ़ायदा होगा। क्या अपने आप में ये एक क्रांतिकारी कदम हो जाएगा? और जिस तरह की टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी भी लगातार बदल रही है, अपग्रेड हो रही है। हाँ, थैंक यू मैडम। और मैं भी अपने सभी पैनलिस्ट से सहमत हूँ, जैसे आपने बताया। और एग्जीक्यूशन में अभी बहुत काम है, बट इट्स ए बिगनिंग एंड ए ग्रेट बिगनिंग। जैसे मिनिस्टर साहब ने बोला था, इसके 3 पार्ट है। CIR जिस पोर्टल की हम बात कर रहे हैं वो तो रजिस्ट्री का पोर्टल है, फिर सेकंड है नो योर मोबाइल, एंड थर्ड है ASTR। तो जो नो योर मोबाइल के थ्रू आपने वो रजिस्ट्री के थ्रू तो अपना फोन ब्लॉक करा दिया, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, भाई मेरा फोन गुम हो गया है, वो पार्ट तो वहां से हो गया। अब वहां से वो उसको एटलीस्ट ब्लॉक तो कर देंगे, ऑपरेटर्स को करना पड़ता है वो, दे आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द पोर्टल। दूसरा है जो नो योर मोबाइल, नो योर मोबाइल फैसिलिटी जो है वो भी इसी का पार्ट है। तो उसमें आप एकदम, चाहे आपका फोन गुम नहीं हुआ, बट यू कैन फाइंड आउट कि आपके नाम से किसी ने एक्स्ट्रा सिम तो नहीं ले लिए, वो मतलब कि आइडेंटिटी थेफ्ट करके या वो KYC डॉक्यूमेंट को करके इमीडिएटली पता लग सकता है, मतलब हर एक को, किसी भी कस्टमर को। तो वो होते ही उसको ये पता लग जाएगा कि मैंने तो 3 ही लिए थे और यहाँ आ रहे हैं 5, तो बाकी 2 इमीडिएटली ही कैन से भाई इनको तो ब्लॉक करो, ये मैंने लिए नहीं, इनको कैंसिल कर दो। तो वो एक इसका इमीडिएट फायदा हो सकता है, और वो ऑलरेडी ये अलाइव है। और तीसरा है ASTR जो आपने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप होगा, और यू कैन से क्रांतिकारी सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की डेट में वो भी यूज हो रही है। और जैसे आपने सही बोला कि ये नई नई आ रही है, जैसे अभी चैट GPT आ गई, उसके भी अलग वर्जन आ गए, और फिर ML आ रही हैं, तो उनका फायदा ही होना है। एक बार आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी शुरू कर दी फॉर फेशियल रिकॉग्निशन, अभी इसी पोर्टल में भी वो है ऑलरेडी, ताकि आपका जो KYC हो वो डिजिटलाइज्ड हो जाए। KYC तो KYC की डुप्लीकेशन होना या KYC का रीयूज होके कोई थर्ड पार्टी आपके नाम से मोबाइल सिम ले ले, वो नहीं हो पाएगा। इसका ऑलरेडी स्टार्टिंग हो गया है, एंड दैट इज ए बिग थिंग, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। एक्चुअली जैसे अपन उधर TLD ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, स्पैम कॉल के लिए वहां अलग प्लेटफॉर्म बनेगा, वो भी इसके फायदे तो होंगे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो अच्छी ही हो रही है, इनफैक्ट इट इज बिकमिंग मोर यूजर फ्रेंडली आल्सो। अल्टीमेटली जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला है कि इसको हमें यूजर फ्रेंडली बनाना है, कस्टमर फ्रेंडली। मतलब काम सारा हो गया, टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, सब हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, सरकार ने इतनी मेहनत भी की है, बट अभी भी ये यूजर फ्रेंडली। जैसे ये FIR, अब ये ऑटोमेटिक FIR होनी चाहिए, वो FIR एक अलग से करो, और फिर वो पुलिस का अलग से, ये सारी चीजें इट हैज टू बी वन विंडो सॉल्यूशन। एक आपने बोल दिया भाई, कुछ भी क्लिक ही कर दिया कि जैसे इमरजेंसी कॉल होती है, तो उससे पोर्टल को पता लग जाना चाहिए कि यू आर इन ट्रबल, एंड देन दे कैन से कि जरूर आपका या फोन गुम हुआ है या फोन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो वो इमीडिएटली वो सॉल्यूशन बता के और आपको कांटेक्ट करे। तो ये हो सकता है, और होना भी यही चाहिए। उसके अलावा मिनिस्टर साहब ने बोला था अभी 2 और चीजें होंगी, ये 3 चीज जो मैंने बताई ये तो इन्होंने लॉन्च कर ही दी हैं, 2 और हैं, उनका जिक्र नहीं किया, बट वो भी इसी डायरेक्शन में होंगी कि हाउ टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली। सो मेरा वो अंडरस्टैंडिंग ये है जो मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 2 महीने में 2 और होनी है इससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज, अब जैसे कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स पर मैं आना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर एक आईडी और एक चेहरे पर अलग अलग नाम से लगभग 6,800 कनेक्शंस पाए गए हैं। समान आईडी अलग अलग फोटो पर 5,300 मोबाइल कनेक्शंस पाए गए हैं। 36 लाख से ज़्यादा अवैध मोबाइल नंबर को डीएक्टिवेट किया गया है। ये तो शुरुआती जाँच है। 40,000 फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों को भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। तो अगर इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं और ये तो शुरुआती फाइंडिंग्स है, किस तरह के फर्जीवाड़े की हम बात कर रहे हैं और किस तरह की डेटा चोरी की भी हम बात कर रहे हैं और किस तरह के फ्रॉड्स की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह के नंबर सामने आ रहे हैं शुरुआती जांच में, तब तो मामला मतलब और गहरा है।
देखिए, जहां तक किसी एक आईडी पर मल्टीपल सिम के इशू होने की बात है, तो ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। एक ही व्यक्ति अपनी आईडी पर परिवार के 4 या 6 सदस्यों के लिए फोन ले सकता है। हाँ, 20,000 या 25,000 या 50,000 जहां पर सिम इश्यू हो रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और वो उसमें देश विरोधी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। आतंकवाद के ऐसे 2-4 मामले भी आए हैं। पहले जब सिम स्पेशल स्कीम में चलते थे, तो जो डीलर होता था वो स्कीम को कंपनी से लेने के लिए अपने नाम में 20-25,000 सिम लेके एक्टिवेट करा लेता था। तो ये अपराधियों का इसमें इस्तेमाल, मुझे नहीं लगता है कि अपराधी लोग इस तरह के सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो डीलर्स हैं जो उन अपराधियों को, या आमतौर पर मार्केट में कंपनियों से विशेष लाभ उठाने के लिए ये सिम खरीद के और उनको एक्टिवेट करके ये दिखाते हैं कि साहब हमने ये बेच दिए, इसलिए हमें वो जो है वो थाईलैंड की जो टिकट मिलने वाली है वो दे दी जाए, या जो भी कोई स्पेशल इंसेंटिव कंपनी वाले देते हैं, ये आमतौर पर वो लोग हैं। अब ये जो पोर्टल है, इसका एक दूसरा पहलू है जिसपे शायद, चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वाले कर रहे हैं, जबकि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम का है। कई बार क्या होता है कि क्राइम करने के बाद उस फोन का चालू रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी का अपहरण हो गया, अबडक्शन हो गया, या अपराधी किस दिशा में जा रहे हैं, तो फोन अगर चालू रहता है तो उसको पकड़ने में आसानी होती है। अब ये पोर्टल पर वो अपराधी खुद ही जाके उस फोन को तुरंत बंद करा देगा। अब उसको सिम को बाहर फेंकने या तोड़ने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ तो ये उल्टा नुकसान हो सकता है। प्लस जहां तक मैंने कहा कि डेटा की बात है, तो किसी के भी फोन, जो व्यक्ति है उसकी आईडी की या जानकारी को लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा, सरकारी डेटाबेस बैंकों के और जगह हमने देखे हैं, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। साइबर सिक्योरिटी उनकी बहुत वीक है, और रैंसमवेयर और ऐसे कई बड़े हमले सरकारी संस्थानों पर हुए हैं जहां से बड़ी मात्रा में डेटा लीक हुआ है। अब आपने अगर 80-85 करोड़ लोगों का डेटा, फोन का डेटा स्टोर कर लिया यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग एल्स, एक डेटा बैंक बनाया है, तो क्या उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और जानकारी आपने कर ली? क्या आपने सफिशिएंट मेजर्स लिए हैं? और क्या इस मामले में पुलिस के साथ सही कोऑर्डिनेशन या एजेंसीज के साथ सही कोऑर्डिनेशन है? तो मुझे लगता है ये मामले शायद अभी डिस्कस नहीं हुए हैं, और एक एंथुजियाज्म है कि हम कुछ नया करने वाले हैं, शायद जनता को फायदा होगा, और आईटी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू कर दिया। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और इसमें जल्दीबाजी में काम किया गया है, वो थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। बेजॉन जी, आप क्या कहेंगे अनुज की बातों पर? अरे कविता जी, मेरा केवल एक सिंपल बात यह है कि आप जब हमसे मुनाफा कमा रहे हैं एज ए टेलीकॉम कंपनी, तो आपका जिम्मेदारी है कि एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस मैकेनिज्म में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री कंज्यूमर के ऊपर कोई नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो केवल रिक्रूटमेंट। यू सी, हम ये कह रहे हैं कि आप कूद कूद के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। 114 करोड़ कंज्यूमर आपने रिक्रूट कर लिया, लेकिन उनके फेस पे स्माइल लाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप सरकार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो टैक्स पेयर के पैसे से वो काम करें। ये कौन सा मतलब जायज हुआ? हमको नहीं समझ में आ रहा है। इनफैक्ट सरकार को बाध्य करना चाहिए कि ये टेलीकॉम कंपनी अपने से सर्वेलेंस लाए, ताकि वो अपने को चेक करें, ताकि लोगों, जो अनवांटेड लोग, जो क्रिमिनल्स हैं, जो मिसयूज कर रहे हैं इस सुविधा को, उनको कैसे वो कम कर सके, कैसे उसको रोक सके, कैसे एक्सपर्ट्स एंगेज कर सके, यंगस्टर्स को ट्रेन करके एम्प्लॉय कर सके, ताकि कंज्यूमर को डिलाइट मिले। इस पे कोई ध्यान नहीं है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पोर्टल पे पोर्टल लॉन्च करें, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करें, और वो सारा बोझ सरकार के ऊपर दे रहे हैं। हम यहाँ से पेमेंट भी कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनी को, और फिर ऊपर से हम सेस भी दे रहे हैं, हम और भी टैक्स भी दे रहे हैं, और सरकार को बात कर रहे हैं कि आप हम हमारा सुरक्षा देखिए। अरे तो टेलीकॉम कंपनी किस लिए है? वो केवल मुनाफा कमाने के लिए है, अपना कंपनी को मतलब फायदा दिखाने के लिए है, कि कंज्यूमर को भी खुश करने के लिए जिससे वो पैसे ले रहे हैं? वो उनका पैसे लेकर उनको कोई सुरक्षा महसूस नहीं करवाते हैं। आप एक कोशिश कर लीजिए, कभी भी आप यदि कोई टेलीकॉम कंपनी का यदि कोई प्रॉब्लम है, आप उनका हेल्पलाइन नंबर में जाने का कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि कहां पर कैसे वो लोग पिलर टू पोस्ट आपको दौड़ाते रहते हैं, और वो भी आपको वो समाधान नहीं दिलाते हैं
जो हमको चाहिए एज ए कंज्यूमर। तो ये कब सरकारी तंत्र में TRAI जो रेगुलेटर है, मिनिस्ट्री जो ओवरऑल देखते हैं सुरक्षा लोगों का, उनको मतलब टेलीकॉम कंपनी पे जोर देना चाहिए। जो हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस ढंग के चर्चे में ये बात निकल कर आना चाहिए, इफ कंज्यूमर इज द किंग then consumer has to feel that I am the king and everybody is listening to me and everybody is serving me। बिल्कुल। तो पहल तो अच्छी है, कदम तो अच्छा है, लेकिन अब देखना है कि इसे कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाया जाता है और तमाम स्टेक होल्डर्स को कितनी भागीदारी यहाँ पर लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है, अगर उन्हें किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ तो इस तरह की पहल का कोई मतलब नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।